गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग आज विज्ञान विषय में पढ़ेंगे बच्चों किशोरावस्था की ओर। इसके पहले भाग में हम सब जानेंगे कि किशोरावस्था कब शुरू होती है, किशोरावस्था के उत्पन्न होने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनमें कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जो इन क्रियाओं में मदद करते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी हम इस भाग में लेंगे बच्चों। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं, पहले हम इसे जानेंगे बच्चों। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का ही हिंदी पर्याय है। वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ के परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है बच्चों। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। यौवनारंभ किसे कहते हैं? किशोरावस्था के बारे में जब भी बात होती है ना बच्चों, तो ऐसा माना जाता है कि जिनकी उम्र 10 से 19 साल तक होती है वे किशोर होते हैं, और इस उम्र में जनन की क्षमता का विकास होना ही यौवनारंभ कहलाता है। जीवन काल की अवधि को अंग्रेजी में हम टीन्स बोलते हैं। किशोर बालिकाओं एवं बालकों को इसलिए टीनेजर्स कहा जाता है। इस उम्र में जनन की क्षमता का विकास होना ही यौवनारंभ कहलाता है बच्चों। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे 0 से लेकर के बच्चों 5 वर्ष की उम्र तक शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था, और 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को हम किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद फिर युवावस्था और सबसे अंत में बच्चों प्रौढ़ावस्था आती है। यौवनारंभ में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो बच्चों यौवनारंभ में सबसे पहले जनन क्षमता के विकास के साथ साथ हमारे शरीर में भी कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान लड़के एवं लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। लड़कियों में लंबाई शुरू में तेजी से दिखता है और लड़कों में उसके मुकाबले धीरे दिखता है, पर बाद में लड़कियों का ग्रोथ रुक जाता है और लड़कों का ग्रोथ चलता रहता है। तो लड़कियों की लंबाई सामान्यतः 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। शारीरिक आकार में परिवर्तन, लड़कों के कंधे एवं सीने का अधिक चौड़ा हो जाना, लड़कियों की कमर का निचला भाग यानी कूल्हा का चौड़ा होना, और लड़कों की शारीरिक पेशियों का गठीला होना, ये सभी लक्षण आपको शारीरिक परिवर्तन में दिखाई देते हैं बच्चों। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्वर में भी परिवर्तन हो जाता है। बचपन के काल में लड़के और लड़कियों के स्वर में अंतर नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो लड़कों के स्वर में अंतर आने लगता है, उनकी आवाज धीरे धीरे मोटी हो जाती है, क्योंकि लड़कों के स्वर यंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि हो जाती है और गले के सामने ये उभरा हुआ इस तरीके का उभार दिखाई देता है बच्चों। इस उभार को ही हम एडम्स एप्पल या कंठमणि भी कहते हैं। इसके कारण ही लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है। इसके अलावा स्वेद तथा तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है बच्चों। किशोरावस्था के दौरान लड़के या लड़कियों के चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, क्योंकि स्वेद और तैल ग्रंथियों से जो स्राव है वो बढ़ जाता है बच्चों, और इसके स्राव के बाहर आने से गंदगी, डस्ट वगैरह चिपकने से मुहासे वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि स्वाभाविक है। उन्हें यदि हम अच्छे से साफ करते रहें तो ये ठीक हो जाते हैं। जनन अंगों में परिपक्वता जो है वो भी दिखाई देने लगती है। यौवनारंभ के समय ही लड़कों के वृषण में, जो ये वृषण का हिस्सा आपको दिख रहा है, इस वृषण में, जिसको हम अंग्रेजी में टेस्टिस भी कहते हैं, इसमें शुक्राणुओं का उत्पादन होने लगता है। इस तरीके से शुक्राणु आपको दिखाई देने लगते हैं। और लड़कियों के जो अंडाशय होते हैं, इस अंडाशय में आपको अंडा के आकार में वृद्धि होने लगती है, ये परिपक्व होने लगता है और अंडाशयों का निर्मोचन होता है, निकलने लगते हैं और ये आगे चलकर गर्भाशय की ओर आते हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं
वो जनन अंगों में परिपक्वता जो है ये किशोरावस्था के बाद बहुत तेजी से होने लगती है। मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा यौवनारंभ के समय होता है। इस अवस्था में आपको विकास की जो गति है वो तीव्र गति होती है और चरम बिंदु पर होती है। और इस समय में बच्चे जो होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, उनमें कल्पना की बहुलता होती है। वे द्विवा सपने यानी दिन में ही स्वप्न, अपने मन ही में अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, उनके ख्याल आते हैं और किशोरों को प्रेरणा देते हैं। और इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। और यदि इसकी अधिकता हो जाए, बहुत ज्यादा वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं, तो यह हानिकारक भी होता है। संवेगात्मक विकास भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। इस अवस्था में किशोर जो होते हैं अत्यधिक भावुक होते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों बहुत तेजी से महसूस होता है। अगर उन्हें थोड़ा भी डांट दिया जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और उन्हें उत्साहित करने पर वो बहुत ही ऊर्जावान भी हो जाते हैं। इसलिए इस काल में उनसे बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करना चाहिए ताकि वो दुखी या कुंठित ना हो बच्चों। गौण लैंगिक लक्षणों का विकास भी इस काल में होता है। लड़कों में वृषण और लड़कियों में बीजांड कोष की बढ़ोतरी होती है। लड़कों में जो वृषण होता है और लड़की उनसे जो है इस वृषण यानी टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का विकास निकलता है। जबकि महिलाओं में जो अंडकोश है, बीजांड कोष है, वहां से एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन का स्राव होता है। लड़कों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो वीर्य बनाते हैं, जो प्रजनन में मदद करते हैं। और लड़कियों में बीजांड कोष से अंडाणुओं का बनना शुरू होता है। और इन्हीं अंडाणुओं के बनने के कारण ये अंडाणु जो है वो बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर वो एक लेयर बनाकर पड़े रहते हैं जब तक कि इनका निषेचन ना हो। अगर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तो ये यहीं पर ये अंडे फूट जाते हैं, और फिर ये मासिक चक्र के रूप में योनि मार्ग से ये रक्त के रूप में बहाव हो जाता है। इसके अलावा लड़कों में जो शिशन का हिस्सा है बच्चों वो विकसित होता है, और लड़कियों का गर्भाशय और योनि मार्ग जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। लड़कों और लड़कियों के बाह्य जनेंद्रियों में जैसे आर्म पीट होते हैं उसमें बाल वगैरह उगने लगते हैं। लड़कों का आवाज बदलना, दाढ़ी मूछें उगना इत्यादि उनमें लक्षण नजर आते हैं। और लड़कियों में स्तनों के आकार का बढ़ना इत्यादि लक्षण जो है वो दिखाई देता है। उनका कुल्हा बढ़ जाना, कमर के नीचे का हिस्सा, स्तनों का विकास, और जितने जो जननांग के हिस्से हैं या बाह के दोनों बगल के हिस्से हैं वहां पर बालों का उगना, ये लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि ऋतुस्राव यानी महावारी क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं। तो जो मासिक धर्म होता है उसको ही हम महावारी या रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में एमसी या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन होते हैं, जो हमने भी आपको बताया, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन होते हैं। इनमें बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त जो है वो अंदरूनी हिस्से में होने वाले स्राव को ही हम मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म सबको एक उम्र में नहीं होती है बच्चों। लड़कियों को या 8 से 17 वर्ष तक की उम्र में हो सकता है। कुछ विकसित देशों में लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में ही पहला मासिक धर्म शुरू हो जाता है। वैसे सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़की को किस उम्र में मासिक धर्म शुरू होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है। लड़की के जीन्स की रचना, यानी जो उनके अंदर में जो जीन है, जो माता पिता से गुण मिले हैं, उनकी रचना, साथ ही साथ उनके खान पान, किस तरह का वो खाना खाते हैं, और काम करने का तरीका, और वह जिस जगह पर रहती हैं उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, ये सभी चीजें पीरियड्स या मासिक धर्म में होने आने वाले परिवर्तनों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यह चक्र सामान्यतः जो है बच्चों यह 28 से 35 दिनों का होता है। महिला जब तक गर्भवती नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया हर महीने होती है, यानी हर महीने मासिक धर्म जो है यह नियमित तौर पर आता है, और यह 3 से 5 दिनों तक रहता है, किसी किसी में 2 से 7 दिनों तक भी रहता है। और इसका चक्र जो है हर 28 दिन के बाद फिर से नया शुरू होता है। अगर डिंब या फेलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है तो जो गर्भाशय की जो परत है उसमें ये प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है यहाँ, और यह होने के बाद गर्भाशय तक आ जाता है।
प्रत्यारोपण के इस चरण पर निषेचित अंडा करीब 150 कोशिकाओं का बना होता है, जो अंडाशय से गर्भाशय में प्रत्यारोपण की इस यात्रा में करीब 6 से 12 दिनों का समय लेता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा और गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जो है वो महसूस होने लगेंगे। तो अगर मासिक धर्म आ रहा है और उस धर्म दौरान ही अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो गर्भधारण की क्रिया भी हो सकती है, और नहीं होने पर फिर अगले मंथ पुनः वो अंडे फूटेंगे और मासिक धर्म का चक्र चलता रहेगा। अगर अंडा निषेचित नहीं हो पाता है बच्चों सफलतापूर्वक, तो प्रत्यारोपित नहीं होने पर यह विघटित हो जाता है, टूट जाता है और कॉपस ल्यूटियम भी सिकुड़ने लगता है। जिस पर यह अंडा रहता है उस हिस्से को कॉपस ल्यूटियम कहते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने लगता है और गर्भाशय की परत से जो है वो एक रसायन या केमिकल निकलता है और गर्भाशय में रक्त की आपूर्ति में परिवर्तन लाते हैं, और ये परत को तोड़ते हुए गर्भाशय में संकुचन बढ़ाते हैं और माहवारी चक्र शुरू हो जाती है, और अनिषेचित अंडा भी गर्भाशय के परत के साथ साथ बाहर निकल जाता है, और इसे ही हम मासिक चक्र कहते हैं। इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि रजोदर्शन क्या है। तो पहला ऋतुस्राव, जब सबसे पहली बार माहवारी शुरू होती है, उसको हम ऋतुस्राव कहते हैं। तो इस क्रिया को ही हम, जो पहली बार शुरुआत में दिखाई देता है, इसको ही हम रजोदर्शन या मेनार्च कहते हैं। यह लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है और उसके बाद ऋतुस्राव रुक जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो बच्चों कि अंडाशय से यहाँ जो है वो निषेचन, अंडा आया, यहाँ बैठा, अगर ये नहीं निषेचित हो पाया तो ये टूट कर रक्त के रूप में बाहर निकल जाता, और इसी क्रिया को हम रजोदर्शन कहते हैं। और रजोनिवृत्ति जो है बच्चों, ऋतुस्राव के रुक जाने की क्रिया को ही हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। जब ये मासिक चक्र रुक जाता है तो इसको हम मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। स्वाभाविक तौर पर मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति जो होती है यह डिंब ग्रंथियों के कार्य में कमी की वजह से होता है, या माहवारी का अस्थायी रूप से समाप्त हो जाना जो है उसे भी हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच होता है। माहवारी जब होता है बच्चों तो उसमें हमें साफ सफाई का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस काल में इन्फेक्शंस का डर होता है। तो इसीलिए पीरियड्स के दिनों में हमने अपने बैग में, जो बैग हम लेकर चलते हैं बाहर, उसमें हमेशा एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए, टिश्यू पेपर रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक दवाओं को भी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत जो है बच्चों वो कभी भी पड़ सकती है। कई गांवों व छोटे शहरों में आज भी महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करती हैं और उसे धोकर वो छुपा कर रखती हैं, सुखाने के लिए बाहर खुली हवा या धूप नहीं लगने देती। इससे इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है और कई बार गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है। यदि हम कपड़े ले रहे हैं इसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए और धूप उसे मिलनी बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। लेकिन यदि हम वैसे कपड़ों को ले लेते हैं तो कई बार गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस होता है। पैड का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, उसमें हमें साफ सुथरा करने में आसानी होती है, और हर पैड को 6 से 8 घंटे में जरूर बदल दें। इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स या पैड बाजार में उपलब्ध हैं, इन्हें आप ले सकते हैं और इसका उपयोग करने के 6 से 8 घंटे के बाद आपको इन्हें बदलना चाहिए, फिर दूसरा आपको लेना चाहिए। इस तरीके का आपको कप भी मिलता है, जो कि कई लोग पैड नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि बाहर जब भी जा रहे हैं पैड इधर उधर होने से कहीं दाग लगने का, कपड़े में दाग लगने का खतरा होता है। तो ये कप भी मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं इसे, ये बहुत ही अच्छा है। इसे गर्भाशय में रख लेने के बाद आसानी से इसमें सारा रक्त यहीं पड़ा रहता है, कहीं भी हिलता डुलता निकलता नहीं है। इसे आसानी से निकाल सकते हैं और साफ करके फिर से ले सकते हैं। इसे बार बार पैड्स को बदलने या उसको डिस्पोज करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। लंबे समय तक अगर हम एक ही पैड को लगाए रखते हैं तो उससे पसीना होता है, या योनि में जो है वो जीवों के छोटे छोटे बैक्टीरिया के निकलने के कारण जो है पैड नम हो जाता है, और लंबे समय तक पैड रहने पर वहां पर नमी और गर्मी के कारण योनि में जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।
वैसे तो आपको हमेशा ही अपनी योनि को धोते रहना चाहिए, साफ करना चाहिए, इसे साफ और सूखा रखना चाहिए। खासकर जब भी आप टॉयलेट करने जाते हो तो इसकी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान इसकी सफाई और भी अहम हो जाती है, हमें इसकी साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण जो खून है वो खून के थक्के यदि योनि के आसपास लगे रह जाते हैं और इनको हम तुरंत साफ नहीं करते हैं तो इससे योनि में दुर्गंध भी आ सकती है और बैक्टीरिया भी पनप सकता है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। आप नहाते समय साबुन का इस्तेमाल अपने शरीर पर जर्म्स को खत्म करने के लिए करते हैं, लेकिन महिलाएं यही सोचकर अक्सर योनि में भी साबुन लगा लेती हैं, जो बहुत ही खराब है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि योनि का जो स्किन है वो बहुत ही पतला है और साबुन हार्ड होते हैं, वो योनि में जो जरूरी बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं। इससे वहां पर छिल जाने का खतरा होता है या इन्फेक्शन हो जाने का भी खतरा होता है। आपकी योनि में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे बैक्टीरिया वहां हमेशा ही मौजूद होते हैं, जो आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन से स्वतः ही बचा लेते हैं। और योनि बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया है, उनको ये जो साबुन अगर हम लगाते हैं तो उसको ये अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। और योनि स्वयं ही बुरे बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए केवल हमें साफ सफाई में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और योनि को साफ रखना चाहिए। अधिक बहाव यदि आ रहा हो बच्चों, यदि मान लीजिए आपको कभी किसी काल में ज्यादा मासिक धर्म हो रहा हो, ज्यादा रक्त आ रहा हो, तो उस काल में महिलाओं को एक बार में ही 2 पैड कभी नहीं लेना चाहिए। अगर हम ये इस तरह का करते हैं तो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि एक पैड के सोखने की जितनी क्षमता है उतना ही वो दूसरा भी सोखेगा। और अगर हम एक साथ दोनों को लगा लेते हैं तो योनि में गर्मी अधिक बढ़ जाती है, बैक्टीरिया भी अधिक पनपेंगे, इससे दुर्गंध उत्पन्न होगा और साथ में असुविधा भी होगी, छिल जाने का भी खतरा है और वहां पर इन्फेक्शन होने से आगे दुर्गंध होने से इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अपनी योनि को साफ करते समय सही तरीके को अपनाना जरूरी है। हमेशा हाथ को आगे से पीछे की ओर ले जाना चाहिए, कभी भी पीछे से आगे की ओर हाथ को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके जो स्टूल का रास्ता है उस रास्ते से भी कुछ जो कीटाणु है, जीवाणु है, वो आपके योनि मार्ग में आ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का रास्ता बहुत ही मलद्वार और मूत्र मार्ग का रास्ता पास पास ही होता है। तो हमेशा ऊपर से हाथ नीचे की ओर ले जाइए ताकि गंदगी जो है वो नीचे की ओर निकल जाए। कभी भी नीचे की गंदगी योनि मार्ग तक ना पहुंचे, नहीं तो वहां एनस में जो बैक्टीरिया है वो योनि तक आ जाएंगे और इन्फेक्शन कर देंगे, और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा और संक्रमण कब हुआ ये भी मालूम नहीं चल पाएगा। इस्तेमाल किए गए पैड को, जो भी पैड आप लेते हैं, उसको हमेशा पेपर या नैपकिन में लपेट कर ही कूड़ेदान में फेंकें। जैसा कि बताया जा चुका है पहले भी कि गीले पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको 6 से 8 घंटे में पैड चेंज कर लेना चाहिए। जांघों व गुप्त अंगों पर, जो भी आपके जांग हैं या गुप्तांग हैं, वहां पर अगर आप ज्यादा देर तक अगर गीले पैड को रखेंगे तो लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, उस हिस्से में जलन भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए पैड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और इस्तेमाल किए गए पैड को कभी भी फ्लैश नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लश कर देते हैं तो वो टॉयलेट में जाकर के जाम कर सकता है, तो उसे कभी भी फ्लश ना करें। उसे आप पेपर या नैपकिन में लपेट कर डस्टबिन में डाल दें, या फिर उसका और भी उपाय है, उसको आप इंसिनरेटर या भस्मक में उसे आप जलाकर नष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंसिनरेटर का चित्र दिख रहा है आपको बच्चों। इस तरीके का भी भस्मक बनाया जाता है ईंटे से भी, और यहाँ पर दरवाजा होता है, यहाँ से पैड्स को डाल सकते हैं और इसमें आग लगा सकते हैं और धुआं इससे बाहर निकल जाएगा और सारा वो गंदगी जो है वो जलकर राख के रूप में परिणित हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। या फिर इस तरीके के इंसिनरेटर का भी उपयोग किया जाता है। तो भस्मक का उपयोग करने से भी आसानी से पैड्स का जो जमाव बढ़ रहा है, ये भी एक कूड़ा कचरा जो हमारा फैल रहा है, गंदगी अपशिष्ट जो हम जमा कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि बहुत सारे पैड्स यूज करके हम रोड में यूं ही फेंक देते हैं, उसे जानवर इधर उधर और फैला देते हैं, उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि उसे हम लपेट कर फेंकें, और ज्यादा अच्छा है कि फेंकने के बजाय हम उसे इंसिनरेटर में भस्म कर दें। तो कहीं भी गंदगी नहीं फैलेगी, दुर्गंध नहीं फैलेगी, बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, और हम साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे और
अपने आप को बचा पाएंगे। तो बच्चों, आपने आज के पाठ को अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या आपने पढ़ा। आपने पढ़ा किशोरावस्था किसे कहते हैं, रजोदर्शन या ऋतुस्राव क्या है ना, रजो निवृत्ति किसे कहते हैं, माहवारी के समय हमें क्या क्या स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब के बारे में आपने आज जानकारी ली। अगले वीडियो में हम आगे दूसरे भाग में बाकी किशोरावस्था की चीजों को पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।